आप सभी प्रिय साथियों का डे 40 में हार्दिक स्वागत है। और डे 40 में आज हमारा सब्जेक्टिव वाइज राज्य व्यवस्था है, जिसमें हम गहन विश्लेषण करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर और कोर एनसीईआरटी का इसमें शामिल किया गया है। ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज है, जिसमें 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक एनसीईआरटी का शामिल है सब्जेक्टिव वाइज। तो ये आपके 2026, 27, 28 जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक है, एनसीईआरटी का फुल कवर है बेसिक। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हैं तो ये 2000 एमसीक्यू की सीरीज आप लगा लीजिए, तो आपकी एनसीईआरटी फुल कवर हो जाएगी सब्जेक्टिव वाइज। जो इस सीरीज को बहुत ईमानदारी से करेगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में 50 प्लस क्वेश्चन ठीक करेगा और स्टेट पीसीएस में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे दावे पे आपको होता है कोई भी शक तो आप 2023 यूपीएससी प्री का पेपर उठा लीजिएगा जब 1000 एमसीक्यू हो जाए। कब 1000 एमसीक्यू हो जाए, मतलब 50 क्लासेस टोटल हो जाए, तब आप पेपर उठाइएगा और करने का प्रयास करिएगा। अगर आप 1000 एमसीक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो भी आप 2023 के पेपर से 40 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे आराम से सही। और आप 2000 एमसीक्यू पूरा करते हैं तो 50 प्लस में आप चले जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जामिनर की सोच, हर चीज और सिलेबस अच्छे तरीके से देख के ही ये सीरीज बनाई जा रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरी 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। पहले ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है, गलत या सही। यहाँ कथन पर 100% की श्योरिटी हो। श्योरिटी आपको कब आएगी? जब आप 4 से 5 माह तक या 2000 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर में अगर आप जुड़े रहते हैं, जहां पर मैं 21 एमसीक्यू कराता हूं डेली करंट अफेयर में, और वीकली करंट अफेयर में 30 एमसीक्यू। आप करते रहिए, 100% श्योरिटी आपको अपने आप आ जाएगी प्रयास करते करते। शब्दों का रखें विशेष ध्यान। लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल 90% केस में होते हैं गलत, 10% केस में सत्य होते हैं। जहां सत्य होते हैं हमारी क्लास के माध्यम से उसे पूरा कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) स्पष्ट, देखिए जो ये शब्द है ना, स्पष्ट रूप से कॉलेजियम शब्द का उल्लेख करता है। कॉलेजियम शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में, तो ये बात तो हो गई गलत। सर्वोच्च न्यायालय ने एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में परामर्श का अर्थ सहमति माना गया, ये बात बिल्कुल सत्य है। एमओपी एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जिसे संसद द्वारा पारित किया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका बी ऑप्शन केवल 2 सत्य है, 1 और 3 क्यों है गलत? आप व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास 20 मिनट का समय है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए। वहां फिर टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ लेके डिजिटल माध्यम से आप प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा के बारे में क्या सही है? देखिए, यूपीएससी यहां तक तो क्वेश्चन पूछ चुका है, अब वो एक स्टेप जंप आगे करेगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। इसलिए कहता हूं ये क्लास बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके एग्जामिनर की सोच पर आधारित है। जो इस क्लास को कर लेगा वो माहिर हो जाएगा प्री निकालने में। मेंस के लिए 6 से 7 हजार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग इस चैनल पर कराई जाएगी, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम
यहाँ तक कि फेसबुक हर जगह शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वॉच टाइम बढ़ाएं, तुरंत ही ये क्लास शुरू कर दी जाएगी। और भी क्लासेस शुरू करना है, 10 ऑप्शनल, स्मार्ट अप्रोच के साथ CSAT, काफ़ी चीज़ें हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अनुच्छेद 110(3) के तहत अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात बिल्कुल गलत है। आधार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यक्ष का प्रमाणन कुछ परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। जहां मैं इस तरीके से गोला कर रहा हूं, यही एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ट्रैप में फंसाएगा। केवल राष्ट्रपति की अध्यक्ष के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। केवल राष्ट्रपति ही अध्यक्ष के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका भी ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है। आप यहाँ से व्याख्या पढ़िएगा, आपको पूरी क्लियरिटी इस टॉपिक पर हो जाएगी। एनसीईआरटी का प्योर जो कोर है वो आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन वह धार्मिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। बताइए किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है इस तरीके से। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए कर लगा सकता है, बशर्ते वह सभी धर्मों के लिए समान हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आप देखिएगा कि कथन तीसरा क्यों है गलत, व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संसदीय समितियों के संदर्भ में हमें बताना है सही। बताइए। विभागीय स्थायी समितियां केवल उन्हीं मंत्रालयों के अनुदान की मांगों पर विचार करती हैं जो उन्हें सौंपी गई हैं। बात सत्य है, ये केवल 10% वाला है, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, सही है। ठीक है। किसी भी समिति का कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ये बात भी बिल्कुल सदस्य नहीं हो सकता, बात सत्य है। समितियों की रिपोर्ट संसद के लिए बाध्यकारी होती है, नहीं। 1 और 2 इसका सही आंसर है। व्याख्या आप पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा और डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। PDF जरूर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे जल्दबाजी में। बताइए इसका आंसर। ये वैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं, ये बात सत्य है। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, ये बात भी सत्य है। भारत का राष्ट्रपति इन परिषदों का अध्यक्ष होता है, ये बात बिल्कुल गलत है और यही आंसर है। ये देखिए पूरी व्याख्या डेप्थ में। ठीक है, पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर डेप्थ में बनाएगा तो बस इतनी अगर आप व्याख्या पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लिए, तब भी आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अर्ध न्यायिक निकायों के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ये निकाय कानून के तहत विवादों का निपटारा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां नहीं होती हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, होती हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय का उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ये क्यों है गलत, ये देखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के लिए व्याख्या जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 और राष्ट्रीय आपातकाल 352 के बीच मुख्य अंतर क्या है। बताइए मुख्य अंतर क्या है। मार्शल लॉ केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि आपातकाल केंद्र राज्य संबंधों को भी। ये केवल 10% वाला है और बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। मार्शल लॉ का संविधान में कोई विस्तृत विवरण नहीं है, जबकि आपातकाल का है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, कोई विस्तृत विवरण नहीं है। मार्शल लॉ केवल देश के कुछ हिस्सों में लगाया जाता है, ये केवल भी 10% वाला है, जो सत्य है। इसका आंसर है उपयुक्त। सभी व्याख्या जरूर पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
एनसीईआरटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शून्यकाल के बारे में सही कथन क्या है? इसमें बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जा सकते हैं, और शून्यकाल को पूरा जानना है तो आपके लिए व्याख्या है, इसको जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या संसद संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? बताइए। हाँ, लेकिन मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। व्याख्या है, डेप्थ में आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। ये कोर है एनसीईआरटी का, ठीक है, टॉपिक का। इस कोर को बिना पढ़े मत जाइएगा, व्याख्या जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन करने के बाद। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, और स्वतंत्रता के बाद वह भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने लागू की? बताइए। यूके, उत्तराखंड, मैं आपको बता चुका हूँ। गोवा में पुर्तगालियों के समय से ही है, और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड है। बताइए इसका आंसर। भाग 4। आप कंफ्यूजन हो सकते हैं इसमें सी में, इसलिए इसको कंफ्यूजन के लिए रखा गया है, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस रखते हैं, पर इसका आंसर बी है। और डेप्थ में पढ़ने के लिए आप व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जो अनुच्छेद 72 में है की न्यायिक समीक्षा बताइए क्या है, की जा सकती है, क्या नहीं है, क्या नहीं, बताइए। संभव है यदि निर्णय मनमाना या दुर्भावनापूर्ण हो, ठीक है। आप ये जरूर पढ़िएगा, इसे जरूर पढ़िएगा। कहाँ स्पष्ट किया था, किस केस में? अगर ये डायरेक्ट केस पूछे तो भी आपको याद होना चाहिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वालों। ग्राम सभा की परिभाषा क्या है? पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय। व्याख्या जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सचिवालय की व्यवस्था प्रत्येक सदन के लिए की गई है? बताइए। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 98 के तहत। देखिए, मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी सही मार्गदर्शन में हो, जैसे यहाँ हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके, एनसीईआरटी को शामिल करके, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस आपके काम आएगी, ना कि एक महीने में जो आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं, 20 टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज, 60 टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं होने वाला। आपका आत्मविश्वास ही नीचे होगा। अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए 2000 एमसीक्यू की, आपका प्री आपके हाथ में है, और आप इसे निकाल लेंगे, और मेंस की आंसर राइटिंग मैं कराऊंगा ही 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन की। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हाँ सर, आपकी टेस्ट सीरीज से 75+ क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हैं। और ये आप भी नहीं बताएंगे तो मैं क्लास नंबर, क्वेश्चन नंबर सब बताऊंगा, जैसे ही पेपर होने के बाद। देखिएगा आप लोग, मैं तभी कह रहा हूँ, जिनको प्री निकालना है सच्ची मेहनत एक बार यहाँ कर दीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर सही मार्गदर्शन होता है तो 50 दिन में भी यूपीएससी का पीटी निकाला जा सकता है, प्रीलिम्स एग्जाम निकाला जा सकता है, पर हमको गुमराह किया जा रहा है। कभी 100, कभी 80 टेस्ट सीरीज, कभी हार्ड, कभी ऐसी। मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एग्जामिनर का माइंड देखो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो किस टॉपिक से कितना डेप्थ में और कितना नॉलेज आपसे जानना चाहता है। वो आपसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो आपसे क्या चीज कराना चाहते हैं, वो सब इस टेस्ट सीरीज में शामिल है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, धीरे 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 आप माहिर हो जाओगे, और आप देखोगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आज 50+ सही करके आओगे। और उत्साहित होकर आप जरूर कमेंट करना कि सर वास्तव में हमारा प्री निकल गया है, और आपकी क्लास से बहुत ही मदद मिली। हमने पहले पढ़ाई सही से नहीं कर पाई थी, पर हाँ, आपने जो पढ़ाया वास्तव में उससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आए, और हमारा प्री निकल गया है। पर हाँ, सी सेट का ध्यान आपको स्वयं रखना पड़ेगा। अगर आप उसका सी सेट रह जाता है तो हमको दोष मत दीजिएगा, क्योंकि सी सेट के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है कि 33% नंबर आप ले आए। बट इतने जल्दी मैं सी सेट नहीं पढ़ा सकता, और मैं सी सेट, मेरी मैथ वैसे भी कमज़ोर है, मैं मैथ पे कभी नहीं ध्यान देता हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा सी सेट में किस तरीके से आप 33% ला सकते हैं, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन से। क्वेश्चन नंबर 14, आकस्मिक निधि किसके अधिकार में होती है?
इसमें डेप्थ में भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, कौन सा सचिव है, क्या है, किस तरीके से काम होता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, विप के उल्लंघन पर सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? बताइए इसका आंसर। सदन का पीठासीन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16, व्याख्या जरूर पढ़िएगा, व्याख्या मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है? नागालैंड को। इनमें से नागालैंड को, बाकी आप ये जरूर पढ़िएगा ध्यान से और कॉन्सेप्ट आपका होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? बताइए इसका आंसर। नहीं, कहीं भी नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, लेखानुदान का क्या अर्थ है? बजट पारित होने तक खर्च के लिए अग्रिम राशि। व्याख्या जरूर पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, 7वीं अनुसूची में शिक्षा किस सूची का विषय है? बताइए। ये समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही पूछ दिया जाएगा, जैसे यूपीएससी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया था? 102वां संशोधन से ये दर्जा दिया गया था। व्याख्या अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, अगर आप मेहनत सही से करते हैं ना इस 2000 एमसीक्यू पर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 50 प्लस करोगे। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए, मेहनत कर दीजिए। अगर अभी भी आपके पास बहुत समय है, सी सेट के लिए आप निर्धारित कर लीजिए 5 से 6 घंटे, जिसमें मैथ के 4 से 5 टॉपिक, रीजनिंग फुल, ठीक है, और नंबर सिस्टम जरूर इसमें पढ़िएगा, और कॉम्प्रीहेंशन आप 33% ले आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, कोई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ईमानदारी से आप लोग पढ़ लीजिए, ईमानदारी से आप लोग शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पर सहयोग करिए, इस चैनल को ग्रो कराइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से आपके लिए 10 ऑप्शनल, जो आप लोग कहेंगे, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा वोट होंगे जिस ऑप्शनल में, वो ऑप्शनल शुरुआत किए जाएंगे। 10 ऑप्शनल, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट की क्लास, एनसीईआरटी प्लस बेसिक स्टैंडर्ड बुक से 65 से 70 पेज में स्मार्ट नोट्स प्री और मेंस के लिए। साथ ही साथ सी सेट के लिए स्मार्ट टीचर, जो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से पूरा सी सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ 6 से 7 हज़ार मेंस की आंसर राइटिंग इस चैनल पर होगी। मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम आपको सब कुछ मिलेगा, जो आपको 80,000 1 लाख की फीस में भी नहीं मिलता है। बस मैंने आपसे क्या मांगा है, छोटी सी चीज, सहयोग। इस चैनल को ग्रो कराने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइबर, अधिक से अधिक वॉच टाइम बढ़ाइए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी टीचर यहाँ पर रखूंगा अपने चैनल पर, उनको तो मुझे पेमेंट देना होगा, और पेमेंट कहाँ से दूंगा? तो आपको पता है, जब अधिक सब्सक्राइबर, अधिक वॉच टाइम सब होगा, तो देखिए, आपके माँ बाप का पैसा खर्च ना हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए इस अप्रोच के साथ आप पूरे यूट्यूब पे देख के आइएगा। इंग्लिश मीडियम में भी जिस तरीके से मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, कोई नहीं कराता होगा। सब विजन, दृष्टि, यहाँ की टेस्ट सीरीज उठा के आपको लगवा देते हैं, पर एक खुद की मेहनत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करना, उसके आधार पर किया जा रहा है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना तो सहयोग आपसे मैं चाहूंगा, है ना। बाकी आप देख लीजिएगा, एग्जाम के बाद जो सच्चे दिल से 2000 एमसीक्यू लगा जाएगा, 21 वो एमसीक्यू लगातार करता जाए, करंट अफेयर के 30 वीकली करता जाए, आप देखिएगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जिनका रुकेगा, कुछ लोगों का सी सेट की वजह से रुकेगा, पर इसके लिए क्लास बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ, सी सेट क्लास का एक वीडियो बनाइए, किस तरीके से हम निकालें। और लास्ट में मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन रुका था सुनने के लिए, कौन मेहनती बच्चा था जो यहाँ तक रुका है। आप अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा ये मेहनती बच्चा है और आखिरी तक क्लास में रुका रहा। चलिए, धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।